आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जननी जने तो भक्तजन, जननी जने तो भक्तजन, क्या करता क्या सूर, नहीं तो तू बांध रहे मती का वाला। नगरती की तरफ से जनानी को और मर्द को एक आत्मा से ऊंचा एक नूर प्राप्त होता है। उस नूर को मां के गर्भ से निकल करके इस संसार की ऊंचाइयों का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबको प्रकृति ने वरदान दिया है। और उस वरदान को भाई योगेंद्र जी ने कारगिल के अंदर पाकिस्तान के साथ छाती से छाती लगाकर और हिंदुस्तान की शान को रखा था। उसके लिए हम सब आज यहाँ गेट में पधारे श्री योगेंद्र जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। मैं एक गांव और हाजीपुर की सामूहिक पकड़ी कप्तान साहब वे शिव शंकरराव जी पहनाएंगे। ये पकड़ी हिंदुस्तान की आन और बान शान का निशान होता है। उस निशान से हम श्री योगेंद्र जी का स्वागत करते हैं। श्रीमान एक आदमी निकलो अंकल, एक आदमी सामने देखिए। योगेंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, परमवीर चक्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अब थोड़ा सा एक विश्लेषण आपके सामने रखता हूं कि 1857 की जो पहली क्रांति हुई थी, उस क्रांति से लेकर के और आज तक हिंदुस्तान के अंदर कोई शेर ऊर्जा की निशानी है। उस निशानी में प्रथम पंक्ति में यादव का नाम आता है। और आज इस पूरी इंडियन आर्मी के अंदर अगर किसी कौम को अवार्ड मिले हैं तो अवार्ड यादव रेजिमेंट से किसी पास, यादव रेजिमेंट बनाने जा रहे हैं उसकी शान के लिए यादव जितना अवार्ड किसी के पास नहीं है। एक टाइम था 1947 के अंदर जब हमें आजादी प्राप्त हुई तो हमारे अहिरों का हैदराबाद रेजिमेंट के अंदर 40% शेयर था। 40% जिसके अंदर सिर्फ पूरे हिंदुस्तान का अहिर प्रतिनिधित्व करते थे। उसमें जनरल थमैया पहले जनरल आर्मी के जो यादव रेजिमेंट को अहिर रेजिमेंट को बनाना चाहते थे, उसके लिए वो 1947 में रेवाड़ी में आए। और रेवाड़ी के अंदर आज भी उसकी निशानी मौजूद है। अहिर कॉलेज के अंदर जो हॉल है वो जनरल थमैया ने यादव रेजिमेंट की कामयाबी के लिए स्थापित किया था। इसके बाद मैकमोहन जो चाइना बॉर्डर के ऊपर जो लाइन बनाई गई थी वो कर्नल कोसली के रहने वाले यादव थे। इसके बाद जो भी 71 की, 65 की और 65 की जो लड़ाइयां लड़ी गई है, उस लड़ाइयों के अंदर किसी योगदान को अगर आज काउंट किया जाए तो अहिरों जितना किसी का भी योगदान नहीं है। 1962 के अंदर हमें चीन के साथ पहली दफा बहस करना पड़ा, जबकि हमारे के पास वो इक्विपमेंट नहीं थे। और हम जहां 10 थे वहां चाइना ने 40 आदमी हमारे खिलाफ लगा रखे थे। लेकिन उसके अंदर 13 कमाओं की कंपनी जो प्योर हीरो की थी, उसमें उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड के अंदर आज इतनी ऊंचाई पर पूरे संसार के अंदर पहला इतिहास है जिसके चाइना को 1 गुना 10 के अंदर हरा करके और उनको वही रोक के रखा था। और उसमें उनका जो उस टाइम ब्रिगेडियर था, उसने कमाऊ के जवान के पीछे पीठ पे आके लिखा बहादुर। तो लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान के आदमी की छाती पे बहादुर लिखा जाता है, पीठ पे नहीं लिखा जाता। हिंदुस्तान का आदमी छाती से छाती लड़ाकर करता है। अभी जो लॉकडाउन के अंदर हुआ तो उसमें आप रोज टीवी पर देखते हैं, हिंदुस्तान के सैनिकों ने उनको छाती से छाती लगाकर के लॉकडाउन से भगाया था। ये सब कुछ
हमारी 3 लड़ाइयों का था। चौथी लड़ाई हमारी 99 के अंदर कारगिल के अंदर लड़ी गई, जो कि परवेज मुशर्रफ ने अपने राजनीतिक पार्टियों को या अपने पीएम को नजरअंदाज करके और हिंदुस्तान पर हमला बोला था। और वो हमला इतनी ऊंचाई पर थे कि उस ऊंचाई पर वो हिंदुस्तान उनके टारगेट में आता था और हम उनसे दबते थे। उस दबी हुई उनकी सबसे ऊंची पोस्ट को हिंदुस्तान को फतह दिलाने के अंदर जिस आदमी का योगदान है कैप्टन साहब का, उन्होंने उसने ट्रेनिंग करके उसको ध्वस्त किया था, जिसके वजह से हिंदुस्तान के अंदर पहला जिंदा पुरोहित चक्र श्रीमान योगेंद्र जी को इतिहास हमारा बहुत लंबा है। हिंदुस्तान की बड़ी स्टेटों के अंदर आज भी राव की जो यादव की अहिर की जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ के अंदर आप पूरे वर्ल्ड पूरे हिंदुस्तान में 38 करोड़ आप हिंदुस्तानियों में अहिरों का जनसंख्या का महत्व है। लेकिन ये एक टाइम है, मैं इस टाइम में मेरी जो आत्मा में और मेरे जो विचार है, मैं वो ये रखता हूँ कि इतना हमने योगदान किया है, इतने बलिदान किए हैं, महाभारत में हमारा इतिहास आता है। वो सब कुछ होने के बाद अगर हमें राजनीतिक तौर पे या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अब ये छोटे मोटे मिला था कि जो पार्कर साहब यहाँ के सीएम थे, उस सीएम के अंदर उन्होंने एक पत्रिकाओं के अंदर एक डिफेंस अकेडमी का प्रपोजल रखा और उसके लिए जमीन एक्वायर करी। लेकिन उस डिफेंस अकेडमी को अहीर एरिया के अंदर होने की वजह से वो उठाकर खरीद कर दी, जिसके अंदर जो मेन पार्ट था उसको जनरल जो रावत ने लेके चले गए। एक एम्स इसे अहीर बेल्ट के अंदर बना था, उस एम्स का मजाक बना रखा है। 1963-64 के अंदर जो इस एरिया के अंदर मेडिकल कॉलेज बन के आया था हीरो के लिए, वो धीरे धीरे खिसकता जाकर के रोहतक में टिका। आज क्या है, आज ये जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक पुनर्जीवन दे रहे हैं अहीरों को, उसके लिए मैं अपने समाज के अंदर एक सवाल रखता हूँ कि इतना सब कुछ होते हुए क्या बात है जहाँ अहीर का नाम आता है या उसका कोई भी प्रिविलेज आती है, उसको नॉर्मल करके खत्म कर दिया जाता है। हम यहाँ पर नहीं पहुंच सकते जहाँ पर ये सारे मतलब रेजिमेंट जिनका योगदान अगर हमारे लगाया जाए तो सारी रेजिमेंट एक तरफ हो जाएगी और याद होगा उससे भी आगे यक्ष निकलता है। ये क्या द्रौपदी का शराब है या हमारे अंदर हीरो में कमी है कि हम उसे एकता को दिखाकर अपने सबको एक करके और वहां तक नहीं पहुंचते जहां तक हमारा हक है, और उस हक का एक मामूली सा हिस्सा मांग रहे हैं इन्वेस्टमेंट, और उसके अंदर आप इतना मतलब कि गाँव के अंदर कुछ करके जो आदमी आपके लिए लड़ता है उसके स्वागत के लिए नहीं आ पाते। ये क्या कमी है हमारे अंदर, क्या कमी है हमारे एरिया के अंदर, क्या कुछ लिए हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते। मैं देखिए भाव आपके सामने रखे हैं और भावों की गहराई बहुत गहराई है। राजनीतिक तौर पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अब अगर हमने इस अप्लाइमेंट को, इस शौर्य रेजिमेंट को अगर प्राप्त करना है तो हम मिल करके उन कारणों को क्यों न खोजें कि हम अभी तक उस लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं कर पाए, हमारे अंदर क्या कमी है, हमारा समाज पीछे क्यों रहता है। ये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये सब कुछ आप सब अपना आत्ममंथन करें, अपने खोए हुए जो हक है आपका उसको प्राप्त करने के लिए इस पर विचार करें। मैं काफी इन्होंने बहुत लंबा जाना है, बहुत वो इतिहास बहुत लंबा है। मैंने नॉर्मल भाव आपके पास रखे हैं और मैं इन्हीं के साथ आप सबके बीच में ये उम्मीद रखता हूं और मैं सोचता हूं कि इस पर एक बार आप जरूर इस बात को देखेगा कि भाई हमें कहाँ पहुंचना था और हम क्यों रह गए।
धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं पूरी पीठ गांव की सरदारी को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि जो आपने हमारे युद्धकुंज के गौरव, और मैं तो ये कहूँ कि कृष्ण के भगवान के दूसरे रूप हमारे संयुक्त हरियाणा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय योगेंद्र यादव जी का, हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय सावरलाल जी का, हमारे रेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदर जी का, हमारे एक्स सर्विसमैन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखराम मंजीत जी का, हमारे राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष दिनेश जी का, और स्टेट गांव के कई साथी। हमारे हरि रेजिमेंट अधिकार यात्रा 9 सितंबर से जयपुर गोविंद देव जी के मंदिर से स्टार्ट हुई थी और इस यात्रा का हमारा 8वां दिन है। तो आपके 3 गांव के कई साथी शुरू से हमारे उनके साथ लगे हुए, हमारे जिला कोर कमेटी सदस्य भाई मनोज जी का, तमाम सरदारों का आपका हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक स्वागत। जैसे बाबू जी कह रहे थे कि वैसे क्या कमी है? कमी है हमारे आदमी में कि कोई यूपी वाला तो यूपी का बन के रह गया, कोई बिहार वाला तो बिहार का बन के रह गया, कोई दक्षिण हरियाणा वाला है तो दक्षिण हरियाणा का बन के रह गया। कोई ऐसे सोरोमान में जिसके अंदर ये कभी ख्याल नहीं आया कि कृष्ण वंश, ये भगवान कृष्ण के कुल में जन्म लेने वाले कश्मीर से कन्याकुमारी के यादों को एक करना है। कि कहीं न कहीं जब भी कोई सामाजिक मुद्दा आता है तो राजनीति के भीड़ चढ़ जाता है। हम उस कृष्ण भगवान का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने अपना दूसरा रूप आदरणीय योगेंद्र यादव जी के बीच में हमारे समाज को दिया है, जो इस यादव समाज को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के यादों को एक करने का काम करेगा। और जो हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान के बाद भारतीय सेना में होने समय का गठन, उसको पूरा कराने में इस संयुक्त मोर्चा का नेतृत्व करना है। और इस संयुक्त मोर्चा का एक ही लक्ष्य है कि जो यादव समाज कहीं प्रांतों में बिखरा हुआ है, कहीं प्रदेशों में बिखरा हुआ है, कहीं गोत्रों में बिखरा हुआ है, कहीं, तो उसको सबको एक करना, पूरे कस्बे से कन्याकुमारी तक के यादों को एक करना। और इसी के लिए आने वाले 23 सितंबर को जंतर मंतर पर आप सबको ताकत दिखानी है। उसी का निमंत्रण देने के लिए आदरणीय योगेंद्र यादव जी आपके बीच में आए। और खासकर जो कमी है, कमी हमारे जनप्रतिनिधियों की है कि वो हमारे वोटों से बढ़ते हैं, विधायक बढ़ते हैं, सांसद बढ़ते हैं, लेकिन जब उनको हर समाज यादव समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ने की कोई बात आती है, उनकी आवाज उठाने की बात आती है, तो उनकी मजबूती से शायद वो आवाज नहीं उठाते, मजबूती से आवाज उठाते तो आज हमें 75 वर्षों तक संघर्ष नहीं करना पड़ता। लेकिन आज हमारे बीच में ऐसा होता है, ना तो कोई वोट की जरूरत है, ना कोई पहचान की जरूरत है, ना इनको मान की जरूरत है। ये सिर्फ कौम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मेरा समाज का मान सम्मान 75 वर्षों में हो गया, उसको दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी विरोधी जिम्मेदारी बढ़ती है और विशेषकर दक्षिण हरियाणा की नेतृत्व जिम्मेदारी बढ़ती है कि हम पूरी ताकत से सब प्रदेशों पर उठे, कोई साथी किसी दल में काम करे, कोई साथी किसी पार्टी में काम करे, लेकिन सबसे पहले इसकी नैतिक जिम्मेदारी बढ़ती है, जो अपने कौम के प्रति बढ़ती है। इसलिए सब मिलकर एक ताकत से आने वाले 23 सितंबर को माननीय योगेंद्र यादव जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर दिखाता कि केंद्र सरकार को बहुत सारा बड़े सोचने पर कि ये 75 साल से जो बच्चे का जिस मान सम्मान के लिए रोजगार को दिया पड़ेगा। ज्यादा ना बोलते उनके समय का अभाव है, तो मैं सारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे कोर के मेलों और उनके प्राणों चक्र
नमन और वंदन करता हूँ। और मेरे नौजवान साथियों, संयुक्त हित मोर्चा के जो हमारे पदाधिकारी, इनको भी मेरा नमन है। बाबूजी ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल उठाए कि हम क्या ऐसी कमी है कि ये इस तरह से हम बिखरे हुए बिखर सकते हैं, क्योंकि ये देश की तमाम कौमें जानते हैं कि ये लड़ैया है, ये लड़ सकते हैं। और हम जब लड़ते हैं तभी तो हम बिखरते हैं। हमें आपस में लड़ा दिया जाता है। जब जब किसी समाज ने, समाज के व्यक्ति विशेष ने कोई मांग उठाई है और आगे बढ़े समाज इकट्ठा हुआ है, उस समाज को यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश उस तरह से बढ़ा दिया गया है। फिर कहीं ना कहीं व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा अपना कुछ महत्वाकांक्षी बड़ा होगा कि हम पॉलिटिकल चले गए, तो शायद इसलिए हमारी ये मांगे नहीं मानी गई। शायद ये मांगे उन्होंने इसलिए नहीं मानी क्योंकि हम बिखर गए। अब हम न बिखरेंगे, न रुकेंगे, न झुकेंगे। उनको ये भी पता है कि कौन न तो बिकती है, न झुकती है, न रुकती है, बल्कि अपने हक को लेकर के रहती है। ये अंग्रेजों को भी पता था। न बनने के 2-3 कारण मैं बताना चाहता हूं कि क्यों नहीं बनी। 1857 का युद्ध सिर्फ हम जो है मंगल पांडे के नाम से था। मंगल पांडे ने एक दिन एक ऑफिसर को मारा और तीसरे दिन उसको फांसी दे दी गई थी। लेकिन 10 मई 1857 को राव तुलाराम जी के नेतृत्व में मेरठ, अंबाला और तमाम क्षेत्रों से इतनी आजादी की चिंगारी लगी कि अंग्रेजों को विवश होना पड़ा। 1 साल लगे इन यादवों के इस संग्राम को दबाने में। फिर उनको एहसास हुआ कि ये कौम तो अपनी भारत माता के लिए बहुत डेडिकेशन है, उसका आत्मसमर्पण है, ये अंग्रेजों का साथ कभी नहीं देगी। फिर इसलिए इनका रेजिमेंट नहीं बनना चाहिए। जो हैदराबाद रेजिमेंट के अंदर हमारी 40% की हिस्सेदारी थी और भी दूसरे लोगों की हिस्सेदारी जाटों की थी, उनको सबको रेजिमेंट बना दिया गया, लेकिन हमारा रेजिमेंट इसीलिए नहीं बनाया। फौज में भर्तियां बंद कर दी कि हम यादवों को फौज में नहीं लेंगे। अगर फौज में यादव ज्यादा होंगे तो ये हमें उखाड़ फेंकेंगे, ये हमारे अंदर ही विद्रोह पैदा कर देंगे। फिर उनको 1911 में एहसास हुआ, पता चला कि विश्व युद्ध होने वाला है। अगर विश्व युद्ध को जीतना है तो यादवों को भर्ती कर लो। 1911 में बहुत बड़ी तादाद में यादवों को भर्ती किया गया। जब 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो 12,000 से भी कहीं ज्यादा हमारे यादव भाइयों ने अपनी कुर्बानी दी और अंग्रेज अपना युद्ध जीत गए थे। वो यादवों की वजह से जीते। इतनी बड़ी कुर्बानी और किसी कौम ने नहीं दी। फिर लोगों ने प्रेशर किया, हमारे समाज के जो राजाओं ने, मंत्रियों ने प्रेशर दिया और उनको भी एहसास हुआ कि हाँ हमारा इनका रेजिमेंट बनना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया हमारी कौम को कि रेजिमेंट बनाने में 10-12 साल लगते हैं, हम आपका रेजिमेंट बनाएंगे। और इससे करते करते समय व्यतीत होने लगा। 1931 में फिर उनको आभास हो गया कि द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला है। अगर द्वितीय विश्व युद्ध को भी जीतना है तो फिर अहीरों को बड़ी संख्या में भर्ती किया जाए। फिर भर्ती किया गया। 1939 से 1945 तक हमारे जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें 18,000 से भी कहीं ज्यादा वीर अहीरों ने अपना बलिदान दिया। और उस युद्ध के दौरान 37 विक्टोरिया क्रॉस मिले थे और उसमें से एक यादव था उमराव सिंह। ये हमारे लिए बहुत गर्व करने वाली बातें। हमारा इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है, नौशौर्य का इतिहास है, पराक्रम का इतिहास है। और ये जो माएं बैठी है ना, इन्होंने अपने पुत्रों को इतनी शिक्षा, इतनी ताकत इन अहिरानियों ने दिया है कि उनके बेटों ने सरावत पर जाकर के एक नहीं 1000-1000 दुश्मनों के सरों को कलम दिया। देश का नाम तो हुआ लेकिन कौम का नाम नहीं।
1945 के युद्ध के बाद उनको आभास हुआ कि हम तो यहाँ से जाने वाले हैं, लेकिन वो भारत सरकार को बता करके गए कि अगर सेना को और ज्यादा सशक्त बनाना है, उस राष्ट्र को सुरक्षित रखना है, तो सेना के अंदर अभी रेजिमेंट का गठन कर देना। आजादी के बाद जब गणतंत्र जो हमारा गणतंत्र राष्ट्र हो गया, तो जब पहली अधिवेशन जो हुआ 1952 में, जब लोकतंत्र का वो हुआ, तो उत्तर प्रदेश का ही एक जो सबसे पहला मुख्यमंत्री था वो गढ़वाली था, पंत जी। जब विचार अलग रेजिमेंट बना दिया, तो जो कुमाऊं रेजिमेंट के अंदर गढ़वाली है, उनका तो कोई इतिहास ही नहीं है। सारा इतिहास तो यादवों के पास चला जाएगा, सारा शौर्य यादवों के पास चला जाएगा, पूरा इतिहास जो स्वर्णिम अक्षरों में यादवों का लिख जाएगा। इसलिए उन्होंने विरोध कर दिया, और तब से लेकर के आज तक जब जब हमारी कौम ने आवाज उठाई है, जब जब हम आगे बढ़ रहे हैं, सरकारों ने हमको अंग्रेजों की तरफ बिखेरा है, तोड़ा है। ये सच्चाई है, इसलिए हमारा रेजिमेंट नहीं बना। और मेरे नौजवान साथियों, अगर रेजिमेंट बन जाता तो आज हमारे यादव कौम के करोड़ों परिवार आर्थिक रूप से बहुत ऊपर पहुंच गए होते, करोड़ों परिवार सुरक्षित हो गए होते, क्योंकि एक फौज के अंदर एक सैनिक जाता है तो पूरा परिवार सुरक्षित हो जाता है। अगर हर रेजिमेंट का एक्टिव सैनिक 27,000 है, 27,000 तो हमारे रेजिमेंट के एक्टिव फौज के हमारे यादव वीर ही होते, और हर रेजिमेंट में हर साल 4 से 5,000 पेंशन आते हैं, तो 4 से 5,000 हमारे बेटे फौज के अंदर जाते, उनको रोजगार मिलता। तो 75 × 5 करके देखना कितने करोड़ हमारे बेटे और बेटियों को रोजगार मिल गया होता, जिससे हमारी सरकारों ने इस कौम को वंचित रखा। हमें इसलिए चाहिए, हमको पॉलिटिकल एजेंडा लेकर के नहीं, अब भैया आगे रेजिमेंट बन गया तो पॉलिटिकल ताकत बन जाएगी, पॉलिटिकल ताकत नहीं, हमें देश की ताकत को बढ़ाना है। हम देश के निर्माण के लिए बात करते हैं, देश की सुरक्षा की बात करते हैं, कि जब कम संख्या में भी सेना के अंदर होते हुए हमारा शौर्य बहुत ज्यादा है, हमारा पराक्रम बहुत ज्यादा है, हमारा बलिदान बहुत ज्यादा है। अगर हमारा बलिदान है, हमारा शौर्य है, हमारी मां ने अपने पेट को, उस बेटे को अगर सीमाओं पर कुर्बान किया है, तो उन माओ को कंधों पर बेटों के निशान चाहिए। हमें अगले रेजिमेंट आज मैं खड़ा हूं आपके सामने ब्रिगेडियर रेजिमेंट का हूं। हमारे कितने जो है कुमाऊं रेजिमेंट के, गढ़वाल रेजिमेंट के, हर रेजिमेंट के इतने शूरवीर योद्धा हुए, पराक्रमी हुए, बहुत अलंकृत योद्धा हुए हैं, लेकिन कौम का नाम कहीं नहीं आता। 26 जनवरी परेड देखते हो मेरे नौजवान साथियों, जब वहां पर हर सेना की टुकड़ी का एक टुकड़ी निकलती है, तो अभी कहा जाता है कि अभी हमारे सामने कुमाऊं रेजिमेंट का दस्ता गुजरने वाला है, जाट रेजिमेंट का दस्ता गुजरने वाला है, इसमें गढ़वाल रेजिमेंट का दस्ता गुजरने वाला है, लेकिन कहीं अजीत रेजिमेंट का दस्ता नहीं गुजरता। उस कुमाऊं रेजिमेंट के दस्ते में 50% यादव होते हैं, लेकिन यादवों का नाम नहीं होता। और हम तो अपना नाम मांग रहे हैं, अपनी पहचान मांग रहे हैं। लोग कहने लगे हैं कि भाई कैसे आपको रेजिमेंट दे दी जाए, ऐसे तो वो सभी को रेजिमेंट मांगने लगेगी। तो मेरा उन सरकारों से ये कहना भी है, अगर हर कौम अपना रेजिमेंट मांगती है, उनको रेजिमेंट दे देना चाहिए। क्योंकि जब सत्ता भूख के लिए आप हजारों पार्टियां बना सकते हो, तो हर कौम के लिए उनका रेजिमेंट भी बना दीजिए। हम तो बलिदान के लिए मांग रहे हैं ना, हम तो शौर्य के लिए मांग रहे हैं ना, हम तो सत्ता के लिए कुछ नहीं मांग रहे। हमें तो ज्यादा से ज्यादा कुर्बानियां देनी है, और ज्यादा से ज्यादा इस कौम को और राष्ट्र को और ज्यादा सुरक्षित हो। इस देश का जो इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में, उसको और ज्यादा हमें बढ़ाना है। इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, और ये संघर्ष जारी रहेगा। अब मेरे युवाओं ने, समाज के बुजुर्गों ने ये ठाना है, अभी रेजिमेंट बनवाना है।
योगेंद्र यादव मैं तमाम माताओं से, बहनों से, मेरे नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से आह्वान करने के लिए आया हूं कि 23 सितंबर को दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर हमें एक विशाल धरना प्रदर्शन करना है, क्योंकि सरकारें तभी झुकती हैं जब संख्या बल हो। सरकारें वोट से डरती हैं। 26 करोड़ यादव हैं, 26 करोड़ इस देश के अंदर, लेकिन सब बिखरे हुए हैं। जिस दिन 10 करोड़ भी एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि मुट्ठी में ताकत होती है, उंगलियों में ताकत नहीं होती, तो हमें मुट्ठी बनना है। जिस दिन 10 करोड़ यादव भी एक साथ एक मुट्ठी में आ गए, उसी दिन सरकार अपने आप विवश हो जाएगी। हमारा रेजिमेंट, हमारा मान और सम्मान उसी दिन लौटा देगी। जब सभी कौमों को सम्मान मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं युवाओं से पूछना चाहता हूँ, आपको सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो हमें काम करना होगा, संघर्ष करना होगा, लेकिन संघर्ष शांति से, क्योंकि शांति में बल होता है, धैर्य में बल होता है, उत्पात में बल नहीं होता है। जिस दिन उत्पात शुरू हो गया उस दिन हमारा ये संघर्ष खत्म हो गया। अब हम अहीर हैं, वीर हैं, लड़ना जानते हैं, तो हम लड़ेंगे, लेकिन शांति के साथ, संघर्ष के साथ, मजबूती के साथ, और हम अपना हक और की बात लेकर के रहेंगे। मैं तमाम फिर पुनः माताओं को नमन करता हूँ, पिता तुल्य बुजुर्गों को भी नमन करता हूँ, और युवा साथियों आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और आभार कि आप लोगों ने इस संयुक्त ही रेजिमेंट मोर्चा के इस अधिकार यात्रा को समर्थन दिया है। तो आपका इस समर्थन, आपका इस सहयोग, आपका ये स्नेह हमेशा बढ़ता रहे और लगातार मिलता रहे, यही कहने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव।